जौनपुर जिले के सम्राट अशोक भवन पर कल भव्य रूप से सम्राट अशोक महान की जयंती, सम्राट अशोक चैरिटेबल ट्रस्ट प्रियदर्शी, अशोक मिशन, मौर्य शाक्य सोसाइटी एवं लोक मंगल दल द्वारा संयुक्त रूप से मनाई गई। इस अवसर पर भारत के कई प्रदेशों में व्याख्यान के लिए प्रचलित प्रियदर्शी, अशोक मिशन और मौर्य बंधुत्व क्लब प्रतापगढ़ के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय कुमार मौर्य से हमारे संवाददाता पंकज कुमार मौर्य की बातचीत हुई। आपको ये वार्ता दिखाते हैं। संसद के सबसे ऊपर सम्राट अशोक का चिन्ह लगा हुआ है। इसके बाद राष्ट्रपति जिस कुर्सी में बैठते हैं उसमें धर्म चक्र और पीछे जो है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, एमपी, एमएलए सबके लेटर पैड में सम्राट अशोक की दाग होती है। तो कुछ खास है तभी तो बने। उन्होंने कोई ऐसा कार्य किया है जब उनका पीरियड था तब तो ऐसा हुआ है, क्योंकि जब भारत का राजदर्शन बन रहा था तो ऐसे किसी इतिहास की तरफ लोगों का दिमाग है कि जो भारत को का वो है गोल्डन पीरियड रहा, तो वो सम्राट अशोक का गोल्डन पीरियड था जब भारत सबसे दुनिया का ग्लोबल महाशक्ति, वैश्विक महाशक्ति था। इसलिए उनके राजदर्शन को है और इस पर अगर विस्तृत जानना चाहें तो सम्राट अशोक ने तथागत बुद्ध की आइडियोलॉजी को बदलाया और उन्होंने अपने राज्य में धर्म राज्य की स्थापना की, जिसकी वजह से भारत के अंदर स्वच्छता, बंधुता, बंधुता, आदर्श, करुणा, भक्ति, न्याय बढ़ा। और तब जो चीनी यात्री यूनाइटेड करता है भारत में, भारत के लोग नहीं बसते, किसी देवलोक से आके भारत में बस गए। ऐसा मानव जाति के इतिहास में अब तक किसी के पीरियड में नहीं ऐसे शब्द का प्रयोग किया गया जैसा कि सम्राट अशोक ने किया। तो ये जो शब्द आ रहे हैं, जो चीनी यात्री घनश्याम ने कहा और खुद रविंद्र थापर ने अपनी पुस्तक में लिखा कि सम्राट अशोक के समय देश की जनता महापुरुषों से देश में सुख समृद्धि और धर्म रहता का इतना विकास हुआ कि भारत में कृति तरह कृति कहते मतलब जिस युग में मनुष्य ने सारे कर्तव्यों का पालन किया उसको ऐसा लिखा। तो ये क्या है, ये शब्द जो गढ़े गए उनके लिए इतिहासकारों द्वारा, क्योंकि उस तरफ इंगित करता है कि भारत जो है वो पीरियड में बहुत ही महान भारत था और वैसा भारत या पूरे वर्ल्ड में वैसा शासन किसी का। अच्छा सर, हाल ही में लेखक जयप्रकाश सिन्हा द्वारा सम्राट अशोक की तुलना औरंगजेब से की गई, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? औरंगजेब और सम्राट अशोक की तुलना इसको आप राष्ट्रपति राजधानी से लेकर की इस कविता से ही अब जरा सा समझ लीजिए। उन्होंने लिखा है कि दुनिया का दुख दूर भगाने महापुरुष तो कितने निकले और नहीं कर सके शांति पिपासा, राह कठिन था जितने निकले, और इसी धरा पे मौर्य वंश से राजकुमार एक ऐसे निकले जो अंधकार को दूर भगाने धन निकले। दुनिया का कोई महापुरुष पूरे मानव सभ्यता में वो कारनामा नहीं कर सका जो सम्राट अशोक ने करके दिखाया। तो ये उनके क्या नाम बता, जयप्रकाश सिन्हा जो लिखते हैं, उन्होंने अभी तक सम्राट अशोक को अच्छी तरह से जाना नहीं या विश्लेषण नहीं किया है इतिहास का। उन्होंने उनके जो चरित्र पर हमला किया है वो गलत है, और वो भी औरंगजेब से तुलना। सम्राट अशोक की औरंगजेब से तुलना हो सकती है जिनकी नीतियां संयुक्त राष्ट्र संघ अपनाए हुए हैं, जहां संयुक्त राष्ट्र संघ के राष्ट्राध्यक्ष बार बार कहते हैं कि दुनिया को सम्राट अशोक से सीख लेनी चाहिए। कभी औरंगजेब का नाम लेगा तो फिर, और मैं उनको कैसे कहूं कि वो विद्वान, या तो उन्होंने सम्राट अशोक को अच्छी तरह से रेट नहीं किया है, और या ये दूषित मानसिकता से लेखन किया गया है सम्राट अशोक के क्या चारित्रिक गुण करने के लिए। औरंगजेब को नहीं किया जाता, औरंगजेब की जयंती नहीं मनाई जाती, सम्राट अशोक की मनाई जाती है, हम लोग भी मना रहे हैं।
कोई बतावे औरंगजेब की जयंती कहीं मनाई है? तो ये कैसे कहा जा सकता है औरंगजेब से उसकी तुलना की जा सकती है? और उन्होंने मनुष्य जाति के लिए राष्ट्रहित लोकहित उनका राजनीतिक सिद्धांत था। राष्ट्रहित में उन्होंने राष्ट्र की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। किसी विदेशी ने भारत पर आक्रमण नहीं किया, किसी ने उनके पीरियड में भारत को जीतने का साहस नहीं दिखाया, तो हम कैसे मान लें? और दूसरा ये कि सम्राट अशोक ने लोकहित में सारे सर्वलोक हित से बढ़कर दूसरा कोई कार्य नहीं किया। उन्होंने कहा जनता के लिए काम किया, जनता के देवताओं के प्रिय थे, देवानाम भी कहा गया। ये सब जो गढ़े गए हैं इतिहासकारों द्वारा या उस तरह के विद्वानों द्वारा, ऐसे लेखक तो औरंगजेब के लिए कहीं नहीं है। मैं कैसे मानूं कि औरंगजेब से उनकी तुलना? औरंगजेब से कई लाख गुना वो महान है। औरंगजेब क्या है क्या? तो ये गलत बात है और मैं इसकी निंदा करता हूँ। अच्छा सर, ये बताइए कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया और अहिंसा के मार्ग पर चलने लगे। कुछ लोग कहते हैं कि उनके अहिंसावादी होने से ही भारत देश गुलाम हुआ, माने कि विदेशी शक्तियाँ उनके अहिंसावादी होने से ही भारत पर आक्रमण करके उनको गुलाम बनाया। तो क्या ये सही है? आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब तक मौर्य राजवंश था, सम्राट अशोक के समय 40 साल तक शासन किए, किसी विदेशी ने आक्रमण नहीं किया। उसके बाद 73 तक भी किसी विदेशी ने हमला करके भारत को नहीं जीता। और अगर उन मौर्य वंश का नाश हुआ तो यहीं के लोगों ने गद्दारी करके नहीं किया है कि किसी सैनिक हमला कर, किसी सैनिक ने मतलब किसी राजा ने सैनिक हमला करके उनको जीता। तो हम कैसे माने कि उनकी नीतियाँ गलत? अहिंसावादी नीति नहीं, ये गलत बात है, वो लोग गलत। एक विद्वान ने लिखा है कि जिस देश में पीस यानी शांति होती है उस देश की जीडीपी बढ़ती है। सम्राट अशोक ने भारत को जो है महाशक्ति बनाने के लिए, पहले तो वो सैनिक शक्ति थी, इसके बाद बौद्धिक शक्ति का कारनामा उन्होंने किया। उसके लिए उन्होंने प्राइमरी सेकेंडरी विद्यालय तक की शिक्षा की शुरुआत की। भारत में जागरण पैदा किया। इस देश में यूनिवर्सिटी खोले गए, ज्ञान विज्ञान गणित ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाने लगी। इसकी चर्चा तो कोई नहीं करता, सिर्फ अहिंसावादी नहीं किया। भारत द्वारा सम्राट अशोक द्वारा भारत में यूनिवर्सिटी खोले गए और भारत से जब उनका इतिहास खत्म हुआ 1197 में जब नालंदा नष्ट हुआ, तो यहीं के लोगों ने गद्दारी करके नहीं किया है कि किसी सैनिक हमला कर, किसी सैनिक ने मतलब किसी राजा ने सैनिक हमला करके उनको जीता। तो हम कैसे माने कि उनकी नीतियाँ गलत? अहिंसावादी नीति नहीं, ये गलत बात है, वो लोग गलत। एक विद्वान ने लिखा है कि जिस देश में पीस यानी शांति होती है उस देश की जीडीपी बढ़ती है। सम्राट अशोक ने भारत को जो है महाशक्ति बनाने के लिए, पहले तो वो सैनिक शक्ति थी, इसके बाद बौद्धिक शक्ति का कारनामा उन्होंने किया। उसके लिए उन्होंने प्राइमरी सेकेंडरी विद्यालय तक की शिक्षा की शुरुआत की। भारत में जागरण पैदा किया। इस देश में यूनिवर्सिटी खोले गए, ज्ञान विज्ञान गणित ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाने लगी। इसकी चर्चा तो कोई नहीं करता, सिर्फ अहिंसावादी नहीं किया। भारत द्वारा सम्राट अशोक द्वारा भारत में यूनिवर्सिटी खोले गए और भारत से जब उनका इतिहास खत्म हुआ 1197 में जब नालंदा नष्ट हुआ, तब जाकर के ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को स्थापना किया। वहाँ के लोग पुनर्जागृत हुए। वहाँ के लोग पहले जागृत थे सम्राट अशोक के समय। भारत के लोगों ने सबसे पहले यूनिवर्सिटी की स्थापना की और यहीं से सीख करके पश्चिम के लोग, पश्चिमी देशों के लोगों ने बनाया। आज वो कहाँ चले गए और हम कहाँ हैं? ये कौन लिखता है कि अहिंसावादी नीति थी? ये उन्होंने प्री शांति की स्थापना, मतलब भारत के अंदर शांति की स्थापना, ताकि भारत के लोग जो है वो आर्थिक और सामाजिक, उनका आर्थिक और सामाजिक स्तर ऊंचा हो। क्योंकि राजनीति का जो सिस्टम है वो एक ही समाज का सामाजिक स्तर और आर्थिक स्तर को ऊंचा करना ही राजनीति होता है। तो सम्राट अशोक ने दोनों का स्तर को ऊंचा किया। राजा लोग तो खाली लड़ाई लड़ते थे, सम्राट अशोक भी लड़ाई लड़ते थे। राष्ट्रहित के लिए उन्होंने तलवार लेकर कलिंग पर हमला किया। इसके बाद उनको लगा कि यार ये सिर्फ रक्तपात से ही मानव का कल्याण नहीं हो सकता, इससे तो रक्तपात ही होता रहेगा। इसलिए उन्होंने दूसरा नीति अपनाया, वो पीस का नीति है, जिससे कि समाज को और राष्ट्र को उन्नति की तरफ ले जाए। जैसे आज आधुनिक युग है, कोई भी राष्ट्र अगर युद्ध में उलझ जाए, जैसे आज यूक्रेन को देख लीजिए,
वो रसिया से उलझ गया, आज बर्बाद हो गया। तो सेना के बल पे राज करना वो ज्यादा दिन तक नहीं हो सकता है। आप सिकंदर को देख लीजिए, वो विश्व विजय जीतने आया था, विश्व विजय करने आया था और भारत में ही मारा गया। उसको बाण लगा और जाके बेबीलोनिया में उसकी मौत हो गई, और उसके मरते ही उसका सारा जो साम्राज्य था छिन्न हो गया। लेकिन सम्राट अशोक ने जो नीति अपनाया, जो पीस की नीति अपनाए, शांति की नीति अपनाए, वो राष्ट्र के विकास की, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी, शिक्षा, ये सब सारी चीज़ें उन्होंने किया। और भारत द्वारा खोजे गए विज्ञान को रिसर्च कहा गया। बाद के जो पुनर्जागरण हुआ उधर पश्चिम में यूनिवर्सिटी बने तो उसको रिसर्च कहा गया, रिसर्च माने पुनर्खोज हुआ। तो ये चीज़ें तो कोई बताता ही नहीं, खाली लिख देता अहिंसावादी हो गए। ये बुद्ध की अहिंसावादी नीति है। बुद्ध ने तो सिर्फ मध्यम मार्ग की बात कहा, जहाँ जरूरत पड़े वहाँ अहिंसा, जहाँ जरूरत पड़े वहाँ पर तलवार भी उठा दी, ऐसा थोड़ा उन्होंने कहा। उन्होंने कई जगह इसकी चर्चा भी किया। एक राजा का धर्म है कि वो अपने राष्ट्र की, प्रजा की सुरक्षा करे, और वो तब कर सकता है जब उसके पास सैनिक होगा। तो उन्होंने इतना लड़ाई लड़के जीत लिया था, अब लड़ाई किससे हो? कहाँ जाते? रेगिस्तान में लड़ाई करने जाते। तो उन्होंने विज्ञान टेक्नोलॉजी का युग की शुरुआत किया। ये कोई बताता ही नहीं है उन्होंने ये जो किया है। तो अहिंसावादी नीतियों की वजह से नहीं, भारत में उन्होंने जो किया, कुछ लोगों को ये लगा कि भारत के सारे लोग जो है जब जग जाएंगे तो हमारी जो है रोजी रोटी जो है वो ऊपर ताने जाने का लाले पड़ेंगे। तो उन्होंने ऐसा किया, इसलिए ये गलत बात है। ऐसा अच्छा, मौर्य वंश के बाद ठीक है, मान लो अगर आप कहते हो अहिंसावादी नीति, बाद में तो हमारे उनके लोगों के, उनके पीढ़ियों के पास जो है नेतृत्व नहीं था, वो राजा नहीं थे। तो बाद के लोगों के अंदर पुरुषार्थ होना चाहिए था ना, कि भारत को जो है मजबूत बनाते, भारत को जो है मजबूत करते। दो विदेशी आ रहे हैं उनसे लड़ करके भारत से भगा दिए होते। ऐसा तो कोई नहीं कर पाए। चंद्रगुप्त सम्राट अशोक के बाद, शालिशुंग मौर्य के बाद, मान मौर्य के बाद किसी ने विदेशियों से लड़ करके उनको भारत से खदेड़ा हो, ऐसा कोई इतिहास नहीं है, कोई किया हो। तो फिर क्यों लिखते हैं? ये इसलिए लिखते हैं सम्राट अशोक की छवि खराब करती थी, और उनके अंदर कोई कमी नहीं थी। गलत बात है, उनके अहिंसावादी नीतियों की वजह से ऐसा हुआ। उन्होंने अपनी नीतियों में खाली परिवर्तन किया। वही कलिंग रह गया था जीतने के, उन्होंने जीता। अगर वो अहिंसक होते तो कलिंग को जीतने के बाद उसको छोड़ न देते, लेकिन उन्होंने अपने साम्राज्य में उसको मिला दिया। तो हम कैसे कहें अहिंसक थे? ये उनके राष्ट्रहित की पाछलागी थी कि हम जो जीतेंगे उसको अपने साम्राज्य में मिलाएंगे। उसके बाद उन्होंने जो नीति है, जो छोटे छोटे राष्ट्र जिन पर उन्होंने हमला नहीं किया था, तो उन्होंने एक नीति अपनाया कि मैत्री का, हमारे पड़ोसी हैं, मैं उनसे मित्र बन जाऊँगा, और उनके देश की जनता की उन्नति के लिए उन्होंने आर्थिक मदद भी किया। जैसे अपने देश में सड़क बनवाया, वहाँ भी बनवाया, आर्थिक मदद किया, आप भी बनवाओ, अपनी जनता के लिए काम करें। और गलत इतिहास का लेखन हो रहा है। दरअसल क्या है कि भारत का जो गोल्डन इतिहास है उसको बिगाड़ने के लिए इस तरह से लिख दिया जाता है। अहिंसावादी तो इसे बात करते हैं। सर, सम्राट कहते हैं, सम्राट अशोक जो एक नीति पर राज करते थे, जिसे धम्म नीति कहते हैं। तो सम्राट अशोक के धम्म नीति के बारे में बताइए। जब हम मनुष्य को जानवर से महामानव बनाता है, शुक्र बनाया धर्म, उसको पाली में धर्म कहते हैं, संस्कृत और नमस्कार। और धर्म संप्रदाय नहीं होता। जैसे गौतम बुद्ध ने धर्म की खोज, उसको बौद्ध धर्म नहीं था, उन्होंने धम्मम शरणम गच्छामि बताया, बौद्ध धर्मम शरणम गच्छामि बताया। ठीक वजह जैसे एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया दुनिया को प्रकाशित करने के लिए, तो जो लोग व्यवसायिक थे, जैसे क्रॉम्पटन का बल्ब, सोनी का बल्ब, ऐसे फिलिप्स का बल्ब, तो ये कंपनियां इन्होंने लेबल लगा, बल्ब पर अपना लेबल। उसी तरह धर्म पर लेबल नहीं, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म,
इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म। लेकिन धर्म, बुद्ध ने धर्म, सम्राट अशोक ने उसी को धर्म नीति कहा, धर्म नीति लागू किया मानव के कल्याण के लिए। जैसे बुद्ध जो है धर्म के बल पर एक प्रज्ञाशील समाज, धर्म की 3 अवस्था होती है, प्रज्ञाशील समाज, इसमें तब करके वो बुद्धत्व को प्राप्त हुए, भगवत्ता को उपलब्ध। तो सम्राट अशोक ने अपने शासन में इसको लागू करके पूरे देश की जनता में इस शिक्षा का प्रचार किया, और जो लोग इसको इम्प्लीमेंट किए वो भी भगवत्ता को उपलब्ध हुए, और भारत उस ऊंचाई तक पहुंचा। भारत की जनता जिस ऊंचाई तक बुद्ध पहुंचे थे, बहुत से और महापुरुष पहुंचे थे, उस ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए सम्राट अशोक ने एक नीति अपनाई। यह मानव जाति के 10,000 साल के ज्ञान इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था, और फिर दोबारा कभी हो भी नहीं पाया जो सम्राट अशोक ने। और इस धम्म नीति से देश का इतना भला हुआ था कि देश के अंदर सुख समृद्धि बड़ी, और धर्म का बहुत धार्मिक होती, सांप्रदायिक नहीं, धार्मिक। धार्मिक का मतलब समझ, प्रत्येक व्यक्ति, जैसे गौतम बुद्ध ने धर्म की खोज, उसको बौद्ध धर्म ने, उन्होंने धम्मम शरणम गच्छामि कहा, बौद्ध धर्मम शरणम गच्छामि। ठीक वजह जैसे एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया दुनिया को प्रकाशित करने के लिए, तो जो लोग व्यवसायिक थे, जैसे क्रॉम्पटन का बल्ब, सोनी का बल्ब, ऐसे फिलिप्स का बल्ब, तो ये कंपनी का इन्होंने लेबल लगाया, बल्ब पर अपना लेबल। उसी तरह धर्म पर लेबल लगे, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म। लेकिन धर्म, बुद्ध ने धर्म, सम्राट अशोक ने उसी को धर्म नीति कहा, धर्म नीति लागू किया मानव के कल्याण के लिए। जैसे बुद्ध जो है धर्म के बल पर एक प्रज्ञाशील समाज, धर्म की 3 अवस्था होती है, प्रज्ञाशील समाज, इसमें तब करके वो बुद्धत्व को प्राप्त हुए, भगवत्ता को उपलब्ध। तो सम्राट अशोक ने अपने शासन में इसको लागू करके पूरे देश की जनता में इस शिक्षा का प्रचार किया, और जो लोग इसको इम्प्लीमेंट किए वो भी भगवत्ता को उपलब्ध हुए, और भारत उस ऊंचाई तक पहुंचा। भारत की जनता जिस ऊंचाई तक बुद्ध पहुंचे थे, बहुत से और महापुरुष पहुंचे थे, उस ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए सम्राट अशोक ने एक नीति अपनाई। यह मानव जाति के 10,000 साल के ज्ञान इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था, और फिर दोबारा कभी हो भी नहीं पाया जो सम्राट अशोक ने। और इस धम्म नीति से देश का इतना भला हुआ था कि देश के अंदर सुख समृद्धि बड़ी, और धर्म का बहुत धार्मिक होती, सांप्रदायिक नहीं, धार्मिक। धार्मिक का मतलब समझ, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर शुचिता, पवित्रता, नैतिकता, आदर्श, प्रेम, करुणा, मैत्री, न्याय, ये अंदर से चलता है। जब प्रज्ञाशील समाधि का हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये अंदर से होता है, ये चीजें अंदर से आती हैं। क्योंकि गौतम बुद्ध के समय अग्निपाल था, जो कि उस समय का आतंकवादी था 1000, लेकिन जब वो बदला तो बुद्ध ने उसे धर्म की घट्टी में ही तपाया ना, तपा करके उसको, हिंसक था, हिंसा, हत्याएं, चोरी, डकैती ये सब करता था, और वो जब बदला तो न्याय, नैतिकता, आदर्श, प्रेम, करुणा, वो अंदर से उसके लगा ना, तब तो बदला। तो धर्म नीति मनुष्य को जानवर से कहा माना गया है। अपने बाल जानवर, उसके अंदर जानवरी करा था, और जब धम्म में पका तो मानव हो गया, सुबह हो गया। इसलिए उन्होंने अपना